होगा जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं, उसी पे ना आप जाके काम करिएगा भैया, कितने को सक्सेस हुए, कितने फेल हुए, तब तो आप अपना डेटा निकालोगे। तो ये आपको रिसर्च में देखना पड़ेगा कि आपका फोकस ग्रुप क्या है, यानी आपका रिसर्च किस पे आप कर रहे हो, उसी को तो आप फोकस ग्रुप बनाओगे ना। तो दैट इज, ये सारे क्वालिटेटिव में आपका एक तरीका है रिसर्च। जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप रिसर्च करते हो। और क्वांटिटेटिव में ये नहीं होगा, क्वांटिटेटिव में तो मैथमेटिकल डेटा आता है। ठीक है, यहाँ पे भी गाइस दो स्टेटमेंट है। एक आपका है कि WAPS आर कनेक्टेड इनटू द वायर्ड नेटवर्क एट फिक्स्ड लोकेशन, और दूसरा है द WAP रिसीव्स एंड ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू वायर्ड लेन्स लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होना चाहिए आंसर? ये ICT का एक क्वेश्चन है, बताइए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? Sir, both are true. D option. Sir, option number D, sir. Statement number first is true, but second is false, sir. स्टेटमेंट नंबर 2। Sir, statement number first is true, second is false, sir. यानी डी होगा ना इसका आंसर? जी सर। गाइस सबसे पहले तो ये देखिए कि WAP का मतलब होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये इसका फुल फॉर्म है। W फॉर वायरलेस, A फॉर एक्सेस, P फॉर पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये क्या करता है गाइस, एक तरह से जैसे वाईफाई हम लोग यूज करते हैं ना घर पे, वाईफाई यूज करते हैं ना, आप सभी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं आपने घर पे भी करते होंगे, तो दैट इज WAP। तो वाईफाई में आप क्या देखते हो कि एक कॉमन पॉइंट होता है। अगर आपने अपने घर पे लगाया है, या आप जहाँ कॉलेज जाते हो या जहाँ ऑफिस जाते हो, जहाँ भी, आजकल हर जगह वाईफाई है, तो एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसी बोर्ड से पूरे उस कॉलेज को वाईफाई मिल रहा होता है, उसी बोर्ड से। तो दैट इज कॉल्ड WAP, जो आपका एक एक्सेस पॉइंट है जहाँ से पूरे कॉलेज को या आपके पूरे ऑफिस को या आपके पूरे मोहल्ले को, आपके पूरे घर को, आपके पूरे शहर को, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। और ये वायरलेस होता है, इसमें कोई पहले के जमाने में जो तार होता था वो तार का आप झंझट खत्म, तो वायरलेस होता है। एक ऐसा रख देगा छोटा सा मेटल, और वो आपको एमिट करता रहेगा, सबको इंटरनेट देता है ना। तो दैट इज WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जहाँ से सबको क्या मिलता है, इंटरनेट मिलता है। ठीक है, चाहे वो मोबाइल यूजर्स हो, चाहे लैपटॉप, जिससे भी आप इंटरनेट वगैरह चला सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होता है आर कनेक्टेड इनटू द वायर्ड नेटवर्क। तो ये तो गलत है ना, जब ये वायरलेस है तो वायर्ड नेटवर्क क्यों होगा? वायरलेस का मतलब समझते हो ना, जैसे हमारा मोबाइल फोन, ये क्या है, वायरलेस है, इसमें कोई तार है क्या? लेकिन पहले होता था, याद है पहले के ज़माने में, आज से मुझे याद है कि मेरे यहाँ पे भी एक लैंडलाइन फ़ोन 2004-05 में हुआ करता था। हालांकि अभी भी कई जगह होता है, बट उस ज़माने में वही होता था, लैंडलाइन, जिसमें पूरा एक वायर, जैसे होता है ना बिजली की तार आती है ना, जैसे बिजली का तार आता है आपके घर पे, बिजली का तार आया है ना, वैसे ही लैंडलाइन का तार आता था। वो पूरा शहर में वो तार कनेक्टेड होता था, उससे हम लोग बात करते थे। और जैसे ही कोई, उस टाइम पे चोरी भी बहुत होती थी तारों की, कई लोग क्या करता था, वो तार को ही काट देता था रात में आके। कई सारी, अच्छा पहले की मूवीज में भी ये दिखाता था ना, पुरानी मूवीज आप देखोगे तो पुरानी मूवीज में ये काफी दिखाता था कि अचानक से एक हीरोइन है, वो हीरोइन घर में बंद हो गई, चारों गुंडे जो जो बदमाश हैं उसने उस हीरोइन को घेर लिया, हीरोइन ने फोन उठाया फोन करने को, तब तक एक बदमाश ने क्या किया कि उसका जो जो उसका वायर है वही काट दिया, और वो हीरोइन हेलो हेलो कर रही है, उसका आवाज ही नहीं जा रहा। अगर आपको थोड़ा याद हो, अमिताभ बच्चन की मूवी जो, या धर्मेंद्र एंड सनी देओल, 2000 की जो मूवी आती थी उसमें सब, तो वो वायर वाला होता था, वायर, जिसमें वायर काटने का मूवी में खूब दिखाता था। तो उस जमाने में ये होता भी था, होता जो, क्योंकि वो बड़ा महंगा तार होता था ना, कई लोग उसको रात में काट लेते थे और काट के जाके बेच देते थे कहीं पे, तो बहुत महंगा होता था वो। तो इसलिए अब क्या हुआ, इतना ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया कि समय के साथ हमने क्या किया, वायरलेस कर दिया सबको। अब हमारा कोई वायर है क्या? आपके फोन में कोई वायर ही नहीं है, सारा वायरलेस चल रहा है। तो इसलिए जो वायरलेस है उसमें वायर का कोई नेटवर्क, कोई जरूरत ही नहीं।
और दूसरा स्टेटमेंट है गाइस कि द वायरलेस एक्सेस पॉइंट रिसीव एंड ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द टू वायर्ड लेंस। ठीक है, ये तो जो आपका नेटवर्क है उसको तो आपस में कनेक्ट करेगा ही ना, तो दूसरा ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। तो ऐसे में गाइस ये दोनों ही फॉल्स यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्या होना चाहिए इसका आंसर? पहला तो गलत है, दूसरा क्या है? द वायर्ड एक्सेस पॉइंट रिसीव एंड ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द टू वायर्ड लेन्स। जो एनटीए ने आंसर दिया है, एनटीए के अकॉर्डिंग जो है दूसरा वाला वैसे ठीक है, सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा ना, सी 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 इसका करेक्ट आंसर, सी फॉर कैलकाटा। सर डी क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि डी में तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बोला है ना, तो 1 वाला वायर एक्सेस 1 तो आपका फॉल्स है ना। वायरलेस W फॉर वायरलेस है वो, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है जिसमें कोई वायर ही नहीं है, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आर कनेक्टेड इन द वायर्ड नेटवर्क एट फिक्स लोकेशन। तो ये इसलिए ये गलत है। वैसे इसको देख लीजिए, इसको एक बार और मुझे लगता है देखना पड़ेगा कि ये इसका क्या करेक्ट आंसर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसको, क्योंकि इसका आंसर जो है ना, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन इसमें लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, एक बार देख लेंगे इसको, इसका फोटो ले लीजिए, एक बार इसको गूगल पे चेक करिएगा क्या इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर बताइएगा इस। सर दिखा दीजिए सर, वो क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार, उसका हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीडीएफ ही भेज दूंगा मैं, पीडीएफ ही भेजूंगा ना। सर कल के क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है। आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं? आर यू इन जी द सर, ग्रुप? जी सर। कौन से ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं? सर यही जो चल रहा है। मेरे 32 ग्रुप हैं, आपको पता है, जितना जितना आपके मुंह में और मेरे मुंह में दांत है इतना मेरा ग्रुप है। तो कौन से ग्रुप में हैं आप? ऑल टोटल 32 ग्रुप्स हैं जो मिशन जेआरएफ के नाम से चलता है। तो उस 32 ग्रुप में किस ग्रुप में आप हैं? क्योंकि सब में नोट्स नहीं ना जाता है। जी सर, आप मिशन जीआरएफ में। ठीक है, क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, इस एक क्वेश्चन है, विच टूल्स विल यू यूज टू प्रिपेयर शेड्यूल्स एंड क्लास टाइम टेबल्स। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा टूल है जिसको हम यूज करते हैं शेड्यूल और क्लास के टाइम टेबल बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा कौन कौन सा टूल है जिसको आप क्लास का जो, जैसे स्कूल या कॉलेज में हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं या शेड्यूल बनाते हैं, लेक्चर प्लान बनाते हैं, कौन से टाइम पे कौन सा लेक्चर होगा, टाइम टेबल वगैरह, इसी के अकॉर्डिंग स्कूल और कॉलेज चलता है, क्लासेस चलती है। तो इसलिए कौन कौन सा टूल आपको मदद कर सकता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ट्रेलो, गूगल कैलेंडर, टैली, कोहा, क्या आपको मदद कर सकता है? सर ऑप्शन नंबर ए। गूगल कैलेंडर, ट्रेलो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका 1 2 3 होगा, ए फॉर अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है ना। क्योंकि जो टैली है ना, टैली जो है ना, ये थोड़ा सा वो उसके काम आता है ना, अकाउंट्स वगैरह में। जो जो अकाउंट्स होता है ना, अकाउंट्स मतलब जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उसका जो अकाउंट्स होता है, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, जिसका करोड़ों का हिसाब किताब है, तो वहाँ यस सर, टैली यूज डाटा होता मैनेजमेंट में। है। हाँ, टैली में होता है। और कोहा भी दूसरे टाइप का ही। कोहा क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। कोहा भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कोहा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम है। ये क्या है? लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी। जो आजकल ई लाइब्रेरी चल रहा है ना, ऑनलाइन बुक एक्सेस करते हो, दैट इज कोहा। तो कोहा एक तरह से लाइब्रेरी का, आप कह लो कि फ्री लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट का है ये। गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आपको फ्री में बुक वगैरह मिल जाता है।
तो कोहा अलग चीज हो गया ना। तो ऐसे में 1 2 3 जो है, गूगल कैलेंडर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ट्रेलो, ये आपके टाइम टेबल में मदद कर सकता है आपको शेड्यूल बनाने में। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपके एक तरफ मॉडल ऑफ टीचिंग है और दूसरी तरफ जो है आपको क्या दिया हुआ है, डेवलपर, कि कौन से टीचिंग को किसने डेवलप किया है, बताइए। कौन से टीचिंग को किसने डेवलप किया है? इसका भी आंसर ए होगा गाइस। इसमें अगर टाइम, मुझे पता है आप में से Yes, कोई नहीं sir. बता पाओगे, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बता ही देता हूँ। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इस तरह का एक दो क्वेश्चन आता है जो किसी को नहीं पता होगा। अब इतना ऐसा ऐसा नाम है, किसी को पता ही नहीं होगा कि रोल प्ले किसने किया। मतलब शायद ही कोई इस तरह के क्वेश्चन में तुक्का ही लगा सकते हो आप। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ तुक्का ही लग सकता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि ये सारे मॉडल ऑफ टीचिंग्स हैं, अब इसको किसने डेवलप किया, तो कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे आप तुक्का ही लगा सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना। तो इसे, हालांकि इसमें एक ये है कि अगर इन चारों में से किसी एक का पता अगर आपको है, जैसे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ये एक मॉडल ऑफ टीचिंग है ना। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, तीसरा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, रोल प्ले, ये क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के मॉडल है। इसको डेवलप किसने किया है? तो रोल प्ले को डेवलप किया है आपका फैनी सेफ्टेल ने। रोल प्ले जो है, रोल प्ले क्या होता है? रोल प्ले क्या है? रोल प्ले में जैसे होता है ना कि हम लोग स्कूल वगैरह में कराते हैं ना, किसी को टीचर बना दिया, किसी को स्टूडेंट बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को पेशेंट बना दिया, किसी को पुलिस बना दिया, मतलब नाटक जो अब हम ड्रामा वगैरह करते हैं ना, ड्रामा, उसमें क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है और रियल लाइफ सिचुएशन को हम लोग फील कर पाते हैं नाटक के थ्रू। तो दैट इज रोल प्ले। ये किसने दिया था? फैनी सेफ्टेल। ये भी एक मॉडल ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट को ये फील कराया जाता है किसी सिचुएशन में, भाई कि उस सिचुएशन में आप हो तो कैसा आप कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसे ही गाइस ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जॉन डिवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है आजकल ये जॉन डिवे, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं अभी कुछ और भी क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो ये वाला जो हमारा ऑथर मतलब डेवलपर है, इसके बारे में काफ़ी मतलब आया है क्वेश्चन। तो जॉन ड्यू ने ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी रॉबर्ट स्लेबिन ने दिया है, और पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस जो है ये रोजर जॉनसन इनने दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाइएगा, इस हम लोग करेंगे। इसका आंसर बताइए। A leave application from a clerk to the principal of the institution is an example of। जो एक लीव एप्लीकेशन है, आप क्लर्क हैं और क्लर्क जो है वो प्रिंसिपल को, यानी जो निचले पोस्ट पे है वो ऊपर के पोस्ट को एप्लीकेशन देगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्लर्क तो नीचे है ना, वो अपने से ऊपर के ऊपर मतलब अपने हेड ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल को देगा, तो ये किस तरह के कम्युनिकेशन में आएगा? और सर हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन बी। सर बी। अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपवर्ड। संचार। हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया ना, हॉरिजॉन्टल तो मतलब तो सेम लेवल हो गया, सेम लेवल का कम्युनिकेशन, वो नहीं होगा। वर्टिकल होता तो फिर भी हम मान सकते थे, हॉरिजॉन्टल तो सर ये होता है ना सेम लेवल, जनरल सर भी नहीं। इसका अपवर्ड आंसर बी होगा। कम्युनिकेशन सर। हाँ सर अपवर्ड कम्युनिकेशन सर, ऊर्ध्व मुखी संप्रेषण सर। बिल्कुल। तो इसका आंसर अपवर्ड होगा ना, ऊपर की ओर संचार। नीचे क्लर्क जी सर। नीचे है, नीचे क्लर्क है, प्रिंसिपल ऊपर है, तो नीचे का बंदा ऊपर की तरफ भेज रहा है ना, तो ऊपर की ओर संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मान्यता जिसमें हम लोग मिल के काम करने पे विश्वास रखते हैं, जो कि आज के समय में बहुत कम है। मिल के काम करने का मतलब समझते हैं? जैसे हम लोग ग्रुप स्टडी होता था ना, ग्रुप स्टडी का मतलब क्या है? जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ये भी एक तरह का ग्रुप स्टडी है। अब मान लीजिए कि आप सभी लोग यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं,
आपने क्या किया, 2-4 लोगों का ग्रुप बना लिया, 5 लोगों का ग्रुप, और आपने कहा कि चलो भाई पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट सब ले लो, आप टीचिंग ले लो, आप कम्युनिकेशन ले लो, और आपको ये यूनिट आपस में हम सभी को पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ग्रुप में मैं हूँ, सरिता मैम है, निधि मैम है, अंकित जी हैं या राजीव जी हैं, तो हमने क्या किया, एक अब हमने आपस में एक दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट किया, एक ग्रुप बना के। इससे क्या हुआ, काम आसान हो गया, काम आसान भी हो गया, और भाई एक टॉपिक हमारा तैयार भी हो गया। 5 लोग हैं तो 5 टॉपिक। ऐसा हम लोग यूजी के टाइम पे किया करते थे, ग्रेजुएशन में, या होता है ये बहुत, क्योंकि जब मान लीजिए कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो क्या किया, आधा आधा काम बांट लिया कि भाई तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, और फिर एक समय पे हम इकट्ठा होंगे, हम सभी एक दूसरे तीसरे को बता देंगे वो। इससे क्या हुआ, हम सभी को सब कुछ आ गया, समय भी कम लगा। लगा कि नहीं लगा है, खुद सोचिए। अगर 5 लोग 5 टॉपिक तैयार कर लें और एक टाइम पे आके सब एक दूसरे तीसरे को वो पढ़ा दें, तो आपका तैयार हो गया, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी क्या होता है गाइस? स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का मतलब होता है जहां पे टीचर का एक कंट्रोल होता है ओवर स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज। जहां पे जैसे मान लीजिए इस क्लास में टीचर है, तो टीचर का एक हम कह सकते हैं कंट्रोल है बच्चों के ऊपर कि बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या सीखेगा, क्या होमवर्क करेगा। तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड, कि टीचर ने एक लेक्चर प्लान बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। तो स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी वो हो गया। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है गाइस? जहाँ पे क्लासरूम को हम इंगेज करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना के क्वेरी करना, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना, अलाक्रिटी, कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्वेश्चन पूछें, है ना, और कोलैबोरेट करें आपस में, ताकि वो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आए नई चीज़ों को जानने के लिए, और साथ के साथ वो चीज़ों को सीख भी पाएँ एक ग्रुप में, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। और रोल प्ले आपको पता ही है, नाटक, मतलब ड्रामा के फॉर्म में। तो ये है आपका। तो इसको अलग अलग फिलोसफर ने मतलब बनाया है, ड्रॉ किया, इट मीन्स डेवलप किया है। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी का? सर इनके नाम तो बता दीजिए, किसने कौन सा डेवलप किया? नहीं, वो तो मैंने बता दिया ना कि जो जो पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, ये आपका रोजर जॉनसन ने किया है, रोजर जॉनसन। दूसरा स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी जो है वो आपका रॉबर्ट स्लेविन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जो है वो जॉन ड्यू, और रोल प्ले फैनी सेफ्टेल, है ना, इन लोगों ने किया है। ठीक जी। है, अब गाइज मैं आपको और एक नई चीज आज पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको भारतीय दर्शन बता रहा था, तो इंडियन लॉजिक में मैंने आपको बहुत तरह की बातें बताई, और मैंने आपको ये भी बताया कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिनेशन है, ये कहीं ना कहीं संस्कृत से है। क्योंकि संस्कृत ही था ना, वैदिक काल में जो हमारा भाषा था, बोलचाल की भाषा थी, या पठन पाठन की जो भाषा थी, या लेखनी की जो भाषा थी, वो संस्कृत ही थी। तो ऐसे में संस्कृत से ही इसका ओरिजिनेशन हुआ है, इंडियन फिलोसफी का, है ना। और इसमें हम ये आपको पढ़ा रहे थे कल कि भाई उस टाइम पे जो हमारा वैदिक काल था, तो वैदिक काल भी कितना साइंटिफिक था। उस टाइम का भी जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, जो पैटर्न था, या जो पठन पाठन की जो पद्धति थी, जो पूरा टीचिंग लर्निंग का सिस्टम था, जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया थी, वो कितनी वैज्ञानिक पद्धति से ओतप्रोत थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आस्तिक स्कूल आपको बताया, नास्तिक स्कूल बताया। आस्तिक स्कूल में ये 6 फिलॉसफी मैंने आपको बताए थे कि आस्तिक स्कूल के अंदर ये 6 आपके डिविजन्स हैं, वैशेषिका, न्याय, योग, सांख्य, वेदांता, मीमांसा। ये अलग अलग स्कूल्स हैं, ये अलग अलग थॉट हैं, ये अलग अलग विचार हैं, है ना। और अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरह की पढ़ाई, जैसे अभी हमारा डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस एंड ऑल, वैसे ही ये सारे स्कूल्स होते थे। इसमें आप किसी में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते थे, तो इस तरह की व्यवस्था होती थी। इसके साथ ही साथ गाइज जो आज हमें करना है वो बेसिकली क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भारतीय दर्शन में, है ना, जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, तो इंडियन फिलॉसफी में 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन बोले गए हैं। ये 6 मीन्स ऑफ नॉलेज हैं।
मतलब कि इन 6 को प्रयोग करके आप मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन 6 को यूज करके आप मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये 6 कौन कौन से साधन हैं, ये 6 कौन कौन से मीन्स हैं using which we can get more and more knowledge, using which we can acquire more and more knowledge, we become knowledgeable। तो पहला है गाइस प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स गाइस कि आपका जो परसेप्शन है, आपका जो व्यू पॉइंट है, आपकी जो दृष्टि है, आपका जो दृष्टिकोण है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है गाइस? जो आंखों से आप देखते हो ना, या जो आपका सेंस ऑर्गन है। कल भी मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा सेंस ऑर्गन, ये ऊपर वाला पोर्शन, आंख, नाक, कान, ये स्किन और टंग, ये जो पांचों हमारे सेंस ऑर्गन है, इसको यूज करके आप मैक्सिमम नॉलेज पा सकते हो। आप जितना लोगों को देखते हो उतना आपको बोध होता है, अच्छा ये है। जितने लोगों को सुनते हो वो बोध होता है, ज्ञान बढ़ता है ना। या किसी चीज को फील करते हो तो हमें ज्ञान या हमारा अनुभव बढ़ता ही रहता है। प्रत्यक्ष के माध्यम से हमारा जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से, ये पांचों सेंस ऑर्गन को यूज करके हम नई नई चीजों को डेली बेस पे कुछ ना कुछ हमें पता लगता ही रहता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो अभी भी तो आप कान से सुन रहे हो, और पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ तो आंख से देख रहे हो, तो सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, और आपका नॉलेज क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो ये भी क्या एक तरह का प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष आप मुझे देख पा रहे हो, प्रत्यक्ष आप मुझे सुन पा रहे हो, और प्रत्यक्ष सुन के देख के आपको क्या हो रहा है? नॉलेज आपका एड ऑन हो रहा है, नॉलेज आपका इनहेंस हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बूस्टअप हो रही है। तो ये एक तरह का प्रत्यक्ष ही है, लेक्चर, है ना। दूसरा जो है गाइस अनुमान। अनुमान इंग्लिश में इन्फरेंस कह सकते हो आप। तो अनुमान का मतलब क्या होता है गाइस? हम कहते हैं ना कि यार मेरा ये अनुमान है कि इस बार नेट की परीक्षा जून 21 से हो जाएगी और रिजल्ट जो है वो जुलाई के अंत तक आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुमान सही और गलत दोनों हो सकता है, क्योंकि अनुमान का मतलब ही होता है संभावना। अनुमान का मतलब क्या होता है गाइस? प्रोबेबिलिटी, जिसके होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस बराबर भी हो सकते हैं। बट फिर भी अनुमान के पीछे भी साइंस अगर हम लगाएं, अगर गाइस आप जो अनुमान लगा रहे हो उसके पीछे भी अगर साइंस लगा दो, तो हो सकता है आपका अनुमान सही होने का चांस 95% हो जाए। आप मान लो कोई चीज अनुमान कर रहे हो, अगर उस अनुमान के पीछे आप अपना नॉलेज लगा दो, अपनी साइंस को लगा दो, लॉजिक लगा दो, तो हो सकता है आपका अनुमान सही हो जाए। कौन सी बड़ी बात है? जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं या बड़े विद्वान होते हैं, किसी किसी विषय के स्पेशलाइज्ड, वो लोग क्या करते हैं? अनुमान ही तो लगाते हैं ना। अभी कोरोना आया 2020 में, तो देखते थे विदेशों के डॉक्टर, भारत के बड़े बड़े डॉक्टर अनुमान लगाते थे कि कोरोना कब खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बोला वो सच ही में हो गया, लेकिन अनुमान तो लगाते थे ना। आप जिस भी विषय के स्पेशलाइजेशन आपने जिस विषय में किया, उस विषय को लेके आप अनुमान तो लगा ही सकते हो ना। भविष्य में क्या होने जा रहा है, भविष्य में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या स्कोप रहेगा, तो अनुमान। कल बारिश होगी, एक अनुमान है। तो अनुमान के माध्यम से भी गाइस आप नॉलेज, मतलब वैदिक काल में हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका भी बड़ा महत्व है, अनुमान। तीसरा है गाइस उपमान। उपमान का मतलब क्या है? कंपैरिजन एंड एनालॉजी, यानी गाइस तुलना करके। आप देखते हो हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अभी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो आए दिन हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि भाई अगर सच में वॉर हो गया, अगर बिल्कुल सीरियस वॉर हो गया, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी। तो बड़े बड़े पॉलिटिकल डिप्लोमेट हैं या जो डिफेंस स्टडीज के डिप्लोमेट्स हैं, जो नॉलेज रखते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि भाई अगर आज के टाइम पे 2025 में भारत पाकिस्तान सच में एकदम लड़ गया, जैसे युद्ध होता है उस प्रकार से लड़ गया, तो क्या होगा, कितनी बर्बादी भारत की होगी, कितनी उसकी होगी। इसको लेके आप देख रहे हो कि जो जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय को रख रहे हैं। अब उनकी राय सही गलत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन तो कर रहे हैं ना। कंपैरिजन के आधार पे हम नॉलेज हमें मिल रहा है कि भाई दोनों में क्या बेस्ट। या कई बार हम टेक्नोलॉजी को कंपैरिजन करते हैं, भाई भारत और जापान के टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, हम उससे आगे हैं कि पीछे हैं। तो हमें नई बातें पता लगती है, भाई हम उससे पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं, आगे हैं तो क्यों आगे हैं। या भारत चीन का हम कंपैरिजन। तो गाइस ऐसे ही कई तरह के थ्योरी को भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पढ़ाने का कई सारा तरीका है, पढ़ाने के मेथड्स को हम कंपेयर। तो कंपैरिजन आप जब भी करते हो, तुलना आप जब भी करते हो किसी भी दो चीज में, तो आपको क्या है? नॉलेज मिलता है। आप किसी भी दो वस्तु, किसी भी दो टर्म्स, किसी भी दो चीजों में जब आप तुलना करोगे तो यू गेट नॉलेज, क्योंकि उससे फिर नई बातें पता लगती है ना। मेरे से आप कैसे बेटर हो, तो कुछ पॉइंट्स आपको पता लगेंगे कि मेरे से आप बेटर किस किस मामले में हो, तो नॉलेज बढ़ गया आपका। और इसी में एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या है? सह संबंध, को रिलेट करना।
जैसे मान लो गाइस कि हम लोग कई बार करते हैं ना कि हमें हमारे पास जितना नॉलेज है उस नॉलेज को ही यूज करके हम नई नई चीजों को भी सीखने का प्रयत्न करते हैं। आपको भले आपको जितना भी ज्ञान है, आपको जितना भी नॉलेज है, उसी नॉलेज को यूज कर करके आप नए नए थ्योरी को भी बिल्डअप या नए नए प्रिंसिपल को भी सीखने का प्रयत्न कोशिश करते हो, ट्राई करते हो। थोड़े एनालॉगी चीजों को कोरिलेट कर करके नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, तो उपमान हो गया। चौथा है गाइस शब्द। शब्द शब्द भी ज्ञान प्राप्ति का साधन था, आज भी है, उस टाइम पे भी। तो शब्द का मतलब क्या है गाइस? टेस्टिमनी। जैसे तिजोरी होता है ना, तिजोरी में पैसे रखते हैं, कहते हैं ना विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा ये सही है गलत, लेकिन ऐसा कहते हैं। संस्कृत में एक कोट है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान का मतलब क्या होता है? विद्वान कौन है? जिसके पास शब्द का भंडार है, वही है ना विद्वान। आपके पास बहुत सारे वर्ड स्टॉक हैं, आप तभी तो आप अगर आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप क्या विद्वान है फिर? विद्वान कौन है? जिसके पास बहुत सारे शब्दों का उसको अर्थ पता है। मैं आपको कोई जटिल वर्ड भी बोलूंगा ना तो भी आप उसका मीनिंग बता दोगे, इसका ये अर्थ है, तो आप विद्वान हो। और आपको मैं कोई ऐसा वर्ड बोल रहा हूं कि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो आप कैसे विद्वान होइएगा? तो स्टूडेंट का जो एक भंडार है वो शब्द का होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्कॉलर हैं, तो आपके लिए धन क्या है? आपका वही शब्द का भंडार। क्योंकि जितना शब्द का आपके पास भंडार होगा उतना अच्छा आप बोल पाइएगा, उतना आप समझ पाओगे, उतना अच्छा लिख पाओगे। और शब्द आपके पास नहीं है तो क्या समझोगे, क्या बोलोगे, क्या लिखोगे? कुछ नहीं। तो डेट कॉल शब्द। शब्द का बोध कि कितना ज्यादा। मान लीजिएगा इस आप हिंदी तो चलो हमारी बोलचाल की भाषा है तो आप समझ रहे हैं, बट अभी मान लो मैं इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स आपको बोलूं और उसका मीनिंग आपको पता ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा यार चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, सर बोल क्या रहे हैं। आप इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आप समझोगे ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे में क्या शब्द शब्द भी ज्ञान प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। अगर आपको शब्द का ज्ञान है तो आप नई नई चीजों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। शब्द का ज्ञान नहीं है तो नहीं समझोगे आप। पांचवा है गाइस हमारा अर्थपत्ति। अर्थपत्ति भी ज्ञान प्राप्ति का अर्थपत्ति मतलब क्या होता है? पोस्टुलेशन, डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। अर्थपत्ति मतलब अर्थ मतलब मीनिंग, और पत्ती मतलब अर्थ। और पत्ती को अगर 2 पार्ट में बांटिएगा तो अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग। पृथ्वी वाला अर्थ नहीं, मीनिंग। अर्थ मतलब मीनिंग। और पत्ती का मतलब क्या होता है गाइस? पत्ती का मतलब द थिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन। हमारे जीवन में गाइस कई तरह की चीजें होती हैं हमारे साथ। हर दिन हम नए नए चुनौतियों, नए नए चैलेंजेस को फेस करते हैं। हम करते हैं या हमारे आसपास का कोई व्यक्ति करता है? या मान लो हम कई सारे किताब को पढ़ते हैं ना, जो बड़े बड़े, मान लो कोई सक्सेस हुआ, कोई फेल हुआ, तो हम बायोग्राफी भी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। तो उसमें हम क्या सीखते हैं? जो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ काम करके वो सफल हो गया, तो आप भी उसी को करते हो, फिर आप भी सफल हो जाते हो। तो अर्थपत्ति यानी गाइस हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसको देख करके आपको नॉलेज हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका साथ का एक बंदा वो छत से कूदा, उसका हाथ पैर टूट गया, तो आपको समझ में आ गया ना भैया मुझे छत से नहीं कूदना है, मैं कूदूंगी मेरा भी हाथ पैर टूट जाएगा। या किसी ने मान लीजिए आग में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया, तो आपको ये समझ जाना चाहिए भाई मेरा भी हाथ जल सकता है, मत डालो। तो दिस इज कॉल्ड अर्थपत्ति। यानी पत्ती मतलब जो चीजें आपके आसपास चल रही है, जो हो रहा है, जो आपने देखा भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप सतर्क हो जाते हो कि मुझे करना है कि नहीं करना है। वही समझदार है ना। मैंने अपने जीवन में कोई गलती की, मान लो मैंने अपने जीवन में कोई मिस्टेक किया और मैंने अपने अनुभव को आपको बताया कि यार ऐसा मत करना, ऐसा करोगे बहुत पछताना पड़ेगा, तो पहले ही आप सतर्क हो गए, यार मैं ऐसा तो नहीं करूंगी, या ऐसा नहीं। अर्थपत्ति। तो ये भी गाइस ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। हम क्यों लेक्चर अटेंड करते हैं, क्यों हम बड़े बड़े प्रोफेसर या वैसे अनुभवी लोगों को, क्योंकि गाइस कोई मान लीजिए वैसा व्यक्ति है जो अपने 60s में है, जो अपने 65 में है, या हमसे जो 10-20-50 अनुभव में, नॉलेज में, उसको सुनने से क्या है ना कि उसके 10-20 साल का एक्सपीरियंस हमें फ्री में मिल जाएगा। अगर आप किसी 50 साल 60 साल के व्यक्ति को सुनोगे जो ज्ञानवान व्यक्ति है, तो वो आपको वो बता देगा जो आप शायद उस एज में जाके सीखोगे, वो अपने अनुभव को। तो पर अर्थपत्ति इसी को तो कहते हैं। और लास्ट है गाइस अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब नॉन परसेप्शन, नेगेटिव और कॉग्निटिव प्रूफ। अनुपलब्धि क्या है? अच्छा पहले के टाइम पे वैदिक काल में, या अभी भी आप गुरुकुल जाएंगे ना, तो सादा जीवन उच्च विचार ना, ये कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। तो हमारे गुरुकुल पद्धति में गाइस सादा जीवन का बड़ा महत्व है। उस टाइम पे तो और भी था,
भोग विलासिता से दूर, सादा जीवन। इसलिए आप देखते थे हमारे यहाँ जो भी राजा महाराजा हुए, चाहे राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे परशुराम हुए, जो भी हुए, दुर्योधन और जो भी किंग्स थे, प्रिंस थे, वो सभी गाइस गुरुकुल में रहे, सभी गुरुकुल में रहे। और करीब 10-12 साल तक वो लोग, उससे ज्यादा गुरुकुल में, मतलब 5 साल की अवस्था से लेकर 18 साल तक गुरुकुल में रहते थे, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 13 साल। चाहे आप कितने भी बड़े मतलब राजा के घराने से हो, आप प्रिंस हो, राजकुमार हो, जो हो, उससे मतलब नहीं है, आपको गुरुकुल में रहना पड़ेगा। गुरुकुल का मतलब है सादा जीवन, वहां आपको महल वाला सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता था, हमारी संस्कृति में ऐसा क्यों हुआ? अब कोई राजा का बेटा है तो वो तो नहीं भी जाएगा गुरुकुल, क्या फर्क पड़ेगा, उसके घर पे ही आ जाएगा 10 लोग, जैसे आज के जमाने में होता है। आज के जमाने में देखते हो पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर वो मतलब कैपेबल है किसी का पेरेंट, वो चाहेगा कि घर में ही उसको हर व्यवस्था मिल जाए, घर में ही टीचर भी आ जाए, घर में एग्जाम हो जाए, घर में बच्चा पास कर जाए, घर में ही वो आईएएस बन जाए, घर में ही उसका जेआरएफ हो जाए। और उस तो गुरुकुल पद्धति में क्या था गाइस कि जब आपको कमी होगा ना आपके जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में हम सभी लोग पैसे की कमी को फील करते हैं। आप में से कई लोग जो अभी स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं, कोई जॉब नहीं है आपके पास, तो आपको ये पता लगता होगा, आपका 1000 रुपया खर्च होता होगा तो आपको पता लगता होगा यार आज मेरा 1000 रुपया चला गया, अब मैं ये 1000 रुपया कहाँ से लाऊंगी। कोई ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो ये सोचते होंगे यार ट्यूशन का अगला महीना पता नहीं कब आएगा, फिर अगले महीने मुझे 2000 रुपया कोई देगा तो फिर मैं शायद कुछ शॉपिंग करूंगी या कुछ बुक्स परचेज। तो ये जो कमी है, ये सिर्फ धन से ही नहीं, आपके जीवन में मान लो किसी की कमी है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो उसको उसका बहुत उसको कमी, उसको मतलब उसका कमी महसूस होगा, उसको ये ज्ञान होगा कि भाई इसका रहना मेरे लिए कितना जरूरी था। और जिसके जीवन में सब कुछ है उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो अनुपलब्धि, अनुपलब्धि है ना। अभी आप देखिए कि आजकल मैं एक चीज देखता हूँ, आजकल जो शोज वगैरह आते हैं, कॉमेडी शोज, हालांकि मेरा बहुत कम देखना होता है लेकिन कभी कभी क्रिटिसिज्म आता है तो देखता हूँ। आजकल कॉमेडी शोज में मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं हमारे आपके जनरेशन वाले जो अपने पेरेंट्स पे मतलब मजाक बनाते हैं। अभी रणवीर इलाहाबादिया का मामला आया था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा आप सबने, उस पर बैन काफी कोर्ट वगैरह भी गया उसका मामला। रणवीर जिसने अपने पेरेंट्स पे बहुत कंडेमनेबल कमेंट्स कुछ किया था। आपको ध्यान होगा, सभी लोग इतना तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखते हैं। तो आज के जमाने में क्या है, अब गाइस आप देखिए कई लोग मैं देखता हूँ ऐसे जो कॉमेडी कर रहे हैं अपने पापा पे, अपनी मम्मी पे, और ऐसी वैसी कॉमेडी नहीं, बहुत ही वियर्ड कॉमेडी, ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोल रहे हैं जो बहुत आपके आपके पेरेंट्स के इवन मतलब ऐसे ऐसी चीजों से रिलेटेड जो शायद हम लोग सामाजिक जीवन में नहीं बोल सकते, है ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है गाइस कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देखना ऐसा वही लोग कर रहे हैं जिसके पास जीवन में सब कुछ है, इसका बहुत पैसा भी है, उसके दोनों पेरेंट्स अलाइव हैं, वो बहुत पैम्पर किड रहा है, वही लोग ऐसा कर सकता है। जिसके जीवन में पेरेंट्स नहीं है वो कभी भी ऐसा वियर्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसको उसकी कमी का पता है ना। तो ये गाइस अनुपलब्धि जो है, अनुपलब्धि का मतलब क्या है कि आपके जीवन में एब्सेंस, आपके जीवन में जिस भी चीज का एब्सेंस होगा वो आपको क्या होगा, वो आपको नॉलेज देगा। तो हमारे जीवन में एब्सेंस का बड़ा महत्व है। जस्ट अ सेकेंड। आवाज आ रही है गाइस? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि हमारे जीवन में क्या है, एब्सेंस का होना बड़ा जरूरी है। आज आपके जीवन में धन का अभाव है तो आपको धन का महत्व हमेशा जीवन में रहेगा याद। अगर आपके पास जॉब का अभाव है, कोई मान लीजिए कि बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे लाइफ में, सभी के जीवन की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, मेरे जीवन की समस्या अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, पर जो भी आपके पास नहीं है ना उसका बोध हमें होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में सादा जीवन, क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको सब चीज मिल जाएगा ना तो आप कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाइएगा। अगर स्टूडेंट लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी, पैसा, घर, बंगला, तो आप कभी भी मतलब महत्व नहीं समझ पाएंगे, महत्व नहीं समझ पाएंगे, मेहनत कभी नहीं करेंगे आप, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है गाइस कि स्टूडेंट लाइफ में आप सादा जीवन ही जिए, तो आपका भविष्य जो है ना उज्जवल होगा, मजबूत होगा, बहुत जरूरी।
ये गाइस समझना, जो आज के समय में हम लोग कहाँ समझ रहे हैं। आज के समय में मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स कितने पैम्परिंग हो चुके हैं। मेरे टाइम पे तो मुझे उस टाइम तक तो मारपीट होता था, मतलब पिटाई तो हो जाती थी जब तक मैं स्कूल में था। मतलब 2004, 5, 10 के पहले तक तो चला है ये सब पनिशमेंट, थोड़ा सा डांटना धमकाना। 2009-10 के बाद तो ये इलीगल हो गया और पेरेंट्स भी अब बड़े पैम्पर्ड। आजकल के बच्चे आप देखिए वो कितने सेंसिटिव हैं, जो अभी के किड्स हैं वो देखिए कितने सेंसिटिव हैं। उनको अगर थोड़ा सा कुछ आप बोल दोगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या हो सकता है कि उनके लाइफ में अगर वो किसी चीज को लेके हर्ट हो गए तो हो सकता है वो सुसाइड करने जाके। तो मिला जुला के गाइस अनुपलब्धि क्या है, आपको मजबूत बनाता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, कैपेबल बनाता है और आप में सहनशीलता को बढ़ाता है। टॉलरेंस आप में बढ़ती है, पेशेंस आप में बढ़ता है, आप स्ट्रांग होते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और आगे जब आपका असल जीवन आता है 18 के बाद, 20 के बाद, तो आप क्या है, एक अच्छे ह्यूमन बींग बन के काम कर पाते हो। अदरवाइज क्या है, बहुत समय आने पे आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे ना। तो ये 6 ज्ञान प्राप्ति के साधन है, जिसमें हमारा पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा अनुमान है, तीसरा उपमान है, चौथा शब्द है, पांचवा अर्थपत्ति है और छठा अनुपलब्धि। तो ये 6 हमारे मीन्स ऑफ नॉलेज हैं। इन्हीं मीन्स ऑफ नॉलेज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते। मतलब वैदिक काल में यही 6 मीन्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। इसको यूज किया जाता था टू एक्वायर मैक्सिमम नॉलेज। ठीक है, तो ये है गाइस। आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बताएं। मेरे तरफ से इतना ही, बाकी सर पीडीएफ में भेज उपमान दूँ। बताइए। हाँ, उपमान से उपमान का मतलब कंपैरिजन है ना, तुलना। किसी भी दो चीज के बीच में तुलना करो। जैसे मान लीजिए कि ये दो फोन्स हैं, मान लेते हैं कि ये 2 फोन हैं, ठीक है। अब इन 2 फोन्स के बीच में आप तुलना करो कि भैया इसमें कितना स्टोरेज है, इसमें कितना स्टोरेज, इसमें कितना रैम है, इसमें कितना रैम है, इसमें कितना आपका कैमरा का क्या क्वालिटी है, कितना मेगापिक्सल है। जब आप 2 चीजों में तुलना करोगे ना तो नई नई चीजें आपको पता लगेंगी। अच्छा, इस फोन में ये है, यानी इस फोन में ये नहीं है। तो किसी में जो जो इस फोन में प्रेजेंट है वो इस फोन में एब्सेंट है, जो इस फोन में है वो इस फोन में नहीं है। तो जब दो किसी चीज में आप तुलना करते हो ना तो नई 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 चीजें आपको पता लगती हैं, नई चीजों का आपको पता लगता है। ऐसे ही किसी 2 देश के बीच में आप तुलना कर रहे हो, किसी 2 फिलॉसफी के बीच में तुलना, तो जितना आप तुलना करिएगा उतना आपको क्या होता है, ज्ञान होता है। तुलना करने पे आपको ज्ञान होता है। तो तुलना, कंपैरिजन। ठीक है, जी सर। जो स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं गाइस, जिनको नोट्स वगैरह नहीं मिल रहा है, तो मेरा नंबर आपके पास है 9582444090। उस पर एक बार बात